नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर लगातार पिछले कुछ समय से क्लास 9th और 10th के साइंस की पढ़ाई एकदम NCERT के पैटर्न पर हो रही है। तो आइए, स्वागत है आप सभी का क्लास में। जो लोग विलंब से क्लास में जुड़े हैं वो भी सीरियसली क्लास को पढ़ें, देखें। और जो कुछ भी पीछे का क्लास आपका छूट चुका है, यूट्यूब पर सारा वीडियोज अपलोड है, आप वहां से वीडियोज को देख करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। घर बैठ करके भी पढ़ने का ये सबसे अच्छा साधन है। तो हम लोग आज क्लास 9th के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर की चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में आज हम लोग शुद्ध पदार्थों के बारे में बात करेंगे। वैसे जब इस क्लास चैप्टर की शुरुआत हुई थी तो वहां पर विस्तार से इस बात पर चर्चा की गई थी कि आखिर शुद्ध पदार्थ कौन है या शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे। तो वहां एक बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई थी कि शुद्ध पदार्थ की दो अवधारणाएं हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो शुद्ध पदार्थ के सामान्य कॉन्सेप्ट, साधारण कॉन्सेप्ट, और एक वैज्ञानिक अवधारणा है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। दोनों एक दूसरे से पूरा पूरा भिन्न है, अलग है। तो हम थोड़ा सा उन बातों पर जिक्र कर दें कि हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे आप बाजार जाते हैं, वहां से मसाला खरीद कर लाते हैं और उस मसाले के पैकेट पर लिखा रहता है शुद्ध मसाले। शुद्ध मसाले का मतलब यह हो गया कि उसमें कोई भी हानिकारक पदार्थ, कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस मिला हुआ नहीं रहे और केवल खाने योग्य पदार्थ रहे। जैसा कि उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने सुना है कि कभी कभी इस तरह का भी मिलावटखोरी किया जाता है कि जैसे हम लोग काली मिर्च खरीदते हैं, मरीच, तो उसमें क्या करता है, पपीते के बीज को सुखाकर मिक्स कर देता है। तो ये पपीता का बीज जो सुखाकर मिक्स कर देता है, वो पपीते का बीज भी ऊंचे कीमतों पर उस गोल मिर्च या काली मिर्च के साथ बेच दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो मुनाफाखोर आदमी है या फिर इस तरह के गलत लोग हैं जो समाज को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहे हैं, उनको तो फायदा हो जाता है, लेकिन जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर हैं, उनको दोनों तरह से घाटा होता है कि वो खराब चीज स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और पैसे की भी बर्बादी होती है। तो विज्ञान के दृष्टिकोण से शुद्ध मसाले जो है वो विज्ञान के दृष्टिकोण से वह शुद्ध नहीं है। भले दैनिक जीवन के लिए वह शुद्ध है, सामान्य परिभाषा के अनुसार वह शुद्ध है। जैसे शुद्ध दूध की अगर हम चर्चा करते हैं तो शुद्ध दूध का मतलब है कि उस दूध में पानी या कोई अन्य केमिकल नहीं मिलाया गया है। लेकिन विज्ञान कहता है कि दूध का निर्माण एक समान कणों से, एक समान अणुओं से नहीं हुआ है, क्योंकि दूध में प्रोटीन के कण हैं, दूध में विटामिन के कण हैं, दूध में शर्करा शुगर के कण है, दूध में पानी मिला हुआ है, बहुत सारा चीज उसमें मिला रहता है, वसा मिला हुआ है। इस तरह से इसलिए जो शुद्ध दूध हमारे सामान्य जीवन में जो शुद्ध दूध होता है वह भी विज्ञान के दृष्टिकोण से शुद्ध नहीं होता है। तो आखिर प्रश्न उठता है कि शुद्ध पदार्थ कहेंगे किसको। तो आइए उसी पर आधारित आज का हमारा क्लास है। यहाँ लिखा गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैसे पदार्थों को शुद्ध माना जाता है जो एक समान रासायनिक संगठन रखते हैं, संगठन रखते हैं, एक समान रासायनिक संगठन रखते हैं। संगठन का यहां मतलब है, ये ज्यादा उचित शब्द है, कंपोजिशन। संगठन, कंपोजिशन, जिससे वो बना होता है। तो जो एक समान रासायनिक संगठन जो पदार्थ रखेगा तो उसी पदार्थ को हम लोग शुद्ध पदार्थ मानते हैं। और अगर उसमें दो या दो से अधिक तरह के पदार्थों की मिलावट रहेगी, मतलब सामान्य भाषा में, हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि जितने भी पदार्थ मिश्रण के रूप में रहते हैं, मिक्सचर के रूप में रहते हैं, वो पदार्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध नहीं होते हैं। तो आखिर शुद्ध पदार्थ कौन होगा, उस पर अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि जिनके रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन एक जैसे होंगे, मतलब एक समान कणों से जो पदार्थ बना होगा वही पदार्थ शुद्ध होगा। तो आइए शुद्ध पदार्थों का वर्गीकरण यहाँ देखते हैं। चूंकि आज का टॉपिक ही हमारा है, आज का टॉपिक जो है वह इसी से जुड़ा हुआ है कि शुद्ध पदार्थों के प्रकार। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखा गया है कि शुद्ध पदार्थों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। मतलब यह हो गया कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये पहला शुद्ध पदार्थ है तत्व, एलिमेंट, और दूसरा है यौगिक, कंपाउंड। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ
कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व है और दूसरा यौगिक है, कंपाउंड है। अब आते हैं इसमें से जो पहले प्रकार का शुद्ध पदार्थ है उसको शुरू करते हैं, तत्व को, एलिमेंट को। तो देखिए तत्व की यहाँ परिभाषा लिखी गई है, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे तत्व कहते हैं। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे तत्व कहते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि पदार्थ के तो कई रूप हैं, तत्व भी पदार्थ का रूप है, यौगिक भी पदार्थ का रूप है, मिश्रण भी पदार्थ का ही रूप है, लेकिन तत्व जो है पदार्थ का वैसा शुद्ध रूप होता है, एक तरह से कहा जाए, जिसको आप किसी भी प्रतिक्रिया द्वारा, किसी भी तरह के रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में या छोटे छोटे टुकड़ों में, खंडों में आप उसको बांट नहीं सकते हैं तत्व को। तो वही पदार्थ का जो शुद्ध रूप होता है, जो मूल रूप होता है, जो उसी को तत्व या एलिमेंट कहते हैं। और आप सबों ने तत्व का नाम तो बहुत सुना होगा, और उसी में से कुछ तत्वों को यहाँ हम लिखे हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर इत्यादि, ये सभी तत्व के उदाहरण हैं। आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत सारे तत्व हैं और बहुत लोगों को हमने, जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था शुरुआत में, उसमें कहा भी था कि आपको तत्वों के नाम कम से कम हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक, मतलब 1 नंबर वाली जो तत्व है परमाणु संख्या वाली, वहां से लेकर के 30 नंबर वाली जो तत्व है जिंक या जस्ता, वहां तक तत्वों के नाम आपको संकेत और परमाणु संख्या के साथ याद कर लेना है। किस प्रकार से आपको याद रहना चाहिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, बोरॉन B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9, नियोन Ne10। इस तरह से सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक तक आपको तत्वों का नाम एकदम कंठाग्र याद रहना चाहिए। विज्ञान पढ़ने वाले बड़े बच्चों को नहीं, एकदम छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि 7वीं 8वीं क्लास में ये चीज पढ़ने के लिए है, इसलिए मैं अपेक्षा रखूंगा, उम्मीद रखूंगा आप सबों से कि जो लोग अभी तक याद नहीं कर पाए हैं तत्व का नाम, निश्चित रूप से आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे, अपनी ढेर सारी किताबें आपके पास होगी, वो रसायन की भाषा करके भी कई किताबें मिलती है, उन किताबों में भी आप देखेंगे तत्व का नाम 1 से लेकर के 100, 105, 110 तक है। तो आपको अभी केवल हाई स्कूल के लेवल में 1 से लेकर के 30 तक कम से कम तत्वों का नाम याद कर लेना है। ये कुछ उदाहरण थे और तत्व की परिभाषा भी क्लियर हो गई कि तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसको आप किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, किसी भी केमिकल रिएक्शन द्वारा सरल पदार्थों में या छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे खंडों में बांट नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, उसी मूल रूप को हम लोग तत्व कहते हैं। अब तत्व कहाँ से आया, कैसे आया, थोड़ी सी पीछे जाकर के जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ बताया गया है सर्वप्रथम 1661 ईस्वी में, मतलब सबसे पहले 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। ये रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया, तत्व शब्द का प्रयोग किया, पहली बार जो नाम रखा तत्व का, तो ये रॉबर्ट बॉयल नाम के वैज्ञानिक थे जो तत्व शब्द का नाम रखा या तत्व शब्द को कहिए नामित किया। फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लॉरेंट लेवोजिए, किसी किसी किताब में एंटोनी लेवोजियर भी लिखा रहता है, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। एंटोनी लॉरेंट लेवोजिए ने सर्वप्रथम तत्व को परिभाषित किया। अब देखिए यहाँ 2 वैज्ञानिकों की चर्चा हुई है, एक रॉबर्ट बॉयल का और दूसरा एंटोनी लॉरेंट लेवोजिए का। तो ये जो बॉयल साहब थे, इन्होंने पहली बार तत्व शब्द का नाम रखा, तत्व का नाम रखा, मतलब तत्व शब्द दिया। और जो लेवोजिए साहब थे, इन्होंने पहली बार तत्व की परिभाषा दी, और परिभाषा वही कि पदार्थ का वह मूल रूप होगा तत्व जिसको आप किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा तोड़ नहीं सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं, उसी को तत्व या एलिमेंट कहा जाता है। अब आगे देखिए तत्वों के बारे में जो कुछ और बातें यहाँ महत्वपूर्ण है उसको हम लिखने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान समय में लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, मतलब अभी जो वर्तमान समय में, वैसे तत्वों का इतिहास बड़ा अनोखा है। आपने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बनत अधम शरीरा, मतलब प्राचीन काल में जैसी मान्यता थी कि केवल 5 तत्व होते हैं, ये पंच तत्व,
पंच मतलब पांच, पांच तत्व थे, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। क्षिति मतलब ये धरती पृथ्वी, जल पानी समझते ही है, पावक आग, गगन आकाश और समीर हवा। तो प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी इसी पांच तत्वों से संसार के सभी वस्तुओं का निर्माण होता है। लेकिन जब वैज्ञानिक अवधारणाओं का विकास हुआ, वैज्ञानिक ज्ञान का विकास हुआ, वैज्ञानिक खोज होना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, और सब भी तत्व हैं। और जब तत्वों की खोज शुरू हुई और वो क्रिया आज भी चल रही है, और वर्तमान समय में लगभग 118 तत्वों 118 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। हाँ, कुछ तत्व जो नए खोजे गए हैं उनके बारे में अभी विस्तृत जानकारी, संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन विज्ञान इतना निष्कर्ष तो निकाल चुका है कि 118 तत्व हैं, ये फाइनल हो चुका है। तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, वही लिखा गया है। वर्तमान समय में लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं। जो 92 एलिमेंट्स हैं इसमें से वो नेचुरल है, प्रकृति में पाए जाते हैं। 92 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष तत्व मानव निर्मित है। यहाँ दो बातें क्लियर हो रही है कि जितने भी तत्व हैं, 118 तत्व अभी तक में जो पता किया गया है, तो वो सभी तत्व प्रकृति में नहीं है। कुछ तत्व प्रकृति में हैं और कुछ तत्वों को वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में तैयार किया है, वो सिंथेसिस किया, उसका संश्लेषण किया, निर्माण किया। तो 118 तत्वों में से जो 92 तत्व है, 92 एलिमेंट्स हैं, वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। जबकि बाकी जो शेष तत्व बच गए, तो बाकी कितने बच गए, 18 ये और 8 वो, जो 26 तत्व है, 26 एलिमेंट्स हैं, वो मानव निर्मित है, उसको वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। और आज दोनों काम हो रहा है, प्राकृतिक तत्वों को खोजने का भी प्रयास हो रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, और नए नए तत्वों को बनाने का भी प्रयास हो रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है इनकी संख्या और आगे बढ़ जाए, क्योंकि विज्ञान अस्थिर नहीं रहता है, ये हमेशा अपडेट होते रहता है, नई नई बातें इसमें जुड़ते रहती है। तो अभी तक में 118 तत्व है, जिसमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं और जबकि शेष तत्व क्या है, मानव निर्मित है। अब देखिए, ये जो 118 तत्व है, इन तत्वों के थोड़ा सा भौतिक स्वरूप की हम चर्चा यहाँ करेंगे। इन सभी तत्वों में से अधिकांश तत्व ठोस अवस्था में है। जो भी 118 तत्व है उसमें से एक अधिकांश तत्व, बहुत अधिक तत्व जो है वह ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है। आपने पढ़ा है पीछे पदार्थों की अवस्था के बारे में, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इस पर चर्चा हो चुकी है। ठोस का मतलब जैसे लोहा भी एक तत्व है, आयरन। आप देख लीजिए, लोहे की ढेर सारी वस्तुएं आपके अगल बगल में होगी, वो सब ठोस के रूप में है। सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब जस्ता, तांबा, ये सब ठोस के रूप में रहता है। तो अधिकांश जो तत्व होते हैं वह ठोस अवस्था में रहते हैं। अब फिर लिखा गया है केवल 11 तत्व, 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। यहाँ ठोस लिखा गया है, ये द्रव अवस्था में रहते हैं। कमरे के ताप पर द्रव नहीं, गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो थोड़ा सा सुधार कर लेंगे सभी लोग। कमरे के ताप पर, ठोस अवस्था में तो हो ही गया अधिकांश तत्व, क्योंकि 118 में से अधिकांश तत्व, मैक्सिमम एलिमेंट ठोस अवस्था में होगा। मात्र 11 तत्व, केवल 11 एलिमेंट्स। कमरे के ताप का मतलब है कि जहां आप अभी बैठे हैं वहां का जो टेम्परेचर है, जैसे यहाँ क्लास हो रही है और यहाँ का जो टेम्परेचर है ये 29.4 डिग्री सेल्सियस है। जहां अभी हम लोग मौजूद हैं, इस क्लासरूम का टेम्परेचर 29.4 डिग्री सेल्सियस, 29.4 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो तापमान है यही हो गया कमरा का तापमान, रूम टेम्परेचर। तो कमरे के तापमान पर 11 तत्व ऐसे हैं जो गैस अवस्था में रहते हैं। अब देखिए, अधिकांश तत्व ठोस के रूप में, 11 तत्व गैस के रूप में, और 2 तत्व है, पारा या मरकरी का नाम आपने सुना होगा, Hg जिसका संकेत होता है, सिंबल होता है, और एक ब्रोमीन भी आपने सुना होगा, Br इसका संकेत होता है। तो ये पारा या मरकरी एक ही तत्व है और ब्रोमीन एक, तो 2 तत्व हो गया, Hg और Br। ये 2 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात देखिए कहाँ क्लियर हुई कि 11 तत्व गैस के रूप में रहेगा, गैस अवस्था में रहेगा। 2 तत्व जो होगा वह द्रव की अवस्था में रहेगा। तो 11 2 13 और टोटल है 118।
तो 118 में से 13 को माइनस कीजिए तो आपको बच जाएगा कितना, 105। तो ये जो 105 तत्व होंगे वह ठोस अवस्था में रहेंगे। इसलिए जो तत्वों की अवस्था पर चर्चा हुई कि अधिकांश तत्व मतलब 105 तत्व ठोस अवस्था में रहेंगे, 11 तत्व गैस के रूप में रहेंगे। तो 105 और 11 हो गया कितना, 116। और बाकी जो दो तत्व है ब्रोमीन और पारा मरकरी, ये दोनों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। इस तरह से 118 तत्व और शवों की भौतिक अवस्था पर भी चर्चा हो गई। अब देखिए दो और बड़ा ही अद्भुत तत्व है हमारे प्रकृति में, एक का नाम है गैलियम और दूसरे का नाम है सीजियम। ये गैलियम और सीजियम के साथ क्या है, ये दोनों प्रकृति में कमरे के ताप पर ये दोनों ठोस अवस्था में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जैसे आप सोचिए कि जो कमरा का ताप है वो 27 डिग्री, 28 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस है, क्या किसी दिन 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो घर का में जो लोहे की वस्तु रहती है अपने आप पिघलने लगती है? नहीं पिघलती है। तांबे की वस्तु नहीं पिघल सकती है। लेकिन ये गैलियम या सीजियम ऐसा तत्व है कि सामान्यतया यह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही तापमान थोड़ा सा बढ़ता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो यह तुरंत ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लगता है। वही लिखा गया है, गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं, जबकि थोड़ा सा अधिक ताप पर द्रव अवस्था में बदलने लगता है। जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, कमरे के ताप से उच्च तापमान की तरफ जैसे जाता है, तो ये दोनों तत्व ठोस से द्रव अवस्था में बदलने लगता है। तो ये थी तत्वों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप घर में एनसीईआरटी की किताब को पढ़ेंगे, वहां और सभी बातों की जिक्र की गई होगी, तो वहां से आपको समझने में और सुविधा होगी। अब जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, आज का क्लास यही समाप्त करने से पहले मैं कुछ अगले क्लास के बारे में आपको बता दूं कि जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। आज तो शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण किए, अब ये तत्व भी 3 भागों में बटे हुए हैं। और आप सबों में से बहुत लोग नाम सुने होंगे, धातु मेटल, अधातु नॉन मेटल और उपधातु मेटेलॉइड्स। तो इस पर हम लोग अगले वीडियो में अगले क्लास में मिलेंगे, तो चर्चा होगी, विस्तार से बातें होगी। तत्व पर अभी और काम करना बाकी है। फिर उसके बाद हम लोग यौगिक पर आएंगे, फिर तत्व और यौगिक में जो कुछ अंतर होंगे उसको भी देखा जाएगा। तो अभी लग रहा है कि कुछ और दिन तक क्लास ये चलेगा। तब तक आप लोग पूरे चैप्टर को, जो भी चीज छूट गया है उसको यूट्यूब से वीडियो देखिए, रिवीजन कीजिए। जिस चीज को पढ़ने में समझने में दिक्कत होता है उस वीडियो को बार बार देखिए। और जब तक आप पहले पार्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो दूसरे पार्ट पर नहीं जाइए। थोड़ा सा विलंब हो सकता है, देर से हम लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन दुरुस्त होकर के जाएंगे, इसका हमेशा ध्यान रखना है। मेरे अनुमान से पढ़ने का यही मूल मंत्र है कि आप देर से चलें लेकिन दुरुस्त होकर चलें। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए डेली एक एक वीडियो पढ़ते गए, देखते गए और समझे कुछ नहीं। तो जिस दिन हम लोगों का क्लास समाप्त हो जाएगा उस दिन पता चलेगा आप जहां थे वही हैं। उससे बेहतर होगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रयास खूब एकांत अवस्था में रह करके खूब बढ़िया से कीजिए, ताकि आप कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास समाप्त करेंगे। अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, अगर आपको आज का क्लास समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। कमेंट्स करने से हम लोगों का हौसला बढ़ता है, हमें लगता है कि नहीं, लोगों को इससे लाभ पहुंच रहा है, तो एक अंदर में सुकून मिलती है, एक शांति मिलती है। और जो लोग लेट से चैनल पर आए हैं, लेट से वीडियो देखना शुरू किए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अविलंब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने दोस्तों के बीच, अगर ये अच्छा लगता है आपको पढ़ाई सुनने में, समझने में, तो दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।